हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, वो दौर गया जब टीवी अखबार के पत्रकार अपने आप को होलिकाऊ समझते थे और बहुजन समाज के नेता उनके आगे पीछे करते थे। तेजस्वी यादव का ये बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कि मैं सूत्र को मूत्र यानी बेस्ट समझता हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया का यही वो सूत्र है जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद पर कब्जा करवा रहा था। इतना गुस्सा और नाराजगी क्यों? इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि इससे पहले कि देर हो जाए और मैं इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को बोल दूं कि टीवी अखबार मत देखो, उससे पहले आप सुधर जाइए। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग का खेल षड्यंत्र चालू है, जारी है, और इसी को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने समर्थकों को बता रहा है कि आप पर्ची भी दाखिल करें और बीएलओ के लेवल पर बेईमानी हो रही है। वहीं सोचिए, टीवी अखबार को फिर नए काम पर लगा दिया गया है। अखिलेश शर्मा जैसे तमाम पत्रकार, जो सवर्ण पत्रकार हैं, वो खबर चला रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली लोग हैं, बर्मा और भूटान के लोग हैं। तो सवाल है कि गृह मंत्री 10 साल से क्या कर रहे थे? देश की सुरक्षा का सवाल है। क्या बॉर्डर के इलाके पर अमित शाह का काम नहीं है? सवाल है कि रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो अमित शाह के अंतर्गत आता है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बॉर्डर सिक्योरिटी, सब कुछ अमित शाह के अंदर आता है। साथ ही केंद्र में उनकी सरकार है। अब तो आप ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं है, ये सरकार कांग्रेस की है। मैं 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि मैं रोज बताता हूं, एक दौर था जब सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था। जब एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला तो लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। मामला उससे आगे बढ़ा तो लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे, दूसरों को वोट नहीं डालने देते थे, जातिवादी, मनुवादी। उससे भी बात आगे बढ़ी, थोड़ी जागरूकता आई तो इन लोगों ने बूथ लूटना शुरू कर दिया, जातिवादी, मनुवादी गुंडों ने। उससे भी बात आगे बढ़ी तो ईवीएम लेकर आ गए और अब वोटर लिस्ट में नाम ऐड और कटवाने का खेल जारी है। और इसके पक्का सबूत हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने बड़ी तहकीकात की है किस तरह से 8% से ज्यादा वोट अगर बढ़ जाए तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है। जैसे पहले क्या होता था, अगर 100% कहीं पोल हो जाए तो चुनाव आयोग जांच करता था, चुनाव रद्द हो जाता था। लेकिन सोचिए, एक से एक बेईमानी। खुद जो फडणवीस मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहां 4000 वोटर जो हैं उनका पता ही नहीं मिला जिन्होंने वोट डाल रखा है। 30,000 वोटर उनके चुनाव क्षेत्र में बढ़ गए। टोटल 60 लाख, 40 से 60 लाख के बीच वोटों की बढ़ोतरी हो रही है। अब मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि 60 लाख नए वोटर आ गए थे। महाराष्ट्र में 40 लाख नए वोटर आ गए, हरियाणा में नए वोटर आ गए, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा 6 महीना के अंदर। और बिहार में चूंकि ये फॉर्मूला पहले से लीक हो चुका था, राहुल गांधी, तमाम विपक्षी दल इसको लेकर लेख लिख रहे थे, लोग चुनाव आयोग से मिल रहे थे, तो एक नया फॉर्मूला है। अजीत अंजुम जो सीनियर पत्रकार हैं, कहा जा रहा है कि वो लगातार बीएलओ का इंटरव्यू कर रहे हैं। साथ ही वो डीएम, जहां ये सारे फॉर्म अपलोड हो रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उनको जाने से रोका जा रहा है। हम लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के पत्रकार हैं, जाएंगे उसी समय जेल में डाल देगा। उन पर तो एफआईआर की धमकी दी जा रही है, हम लोग को तो एफआईआर भी नहीं कराएगा सीधा। अच्छा, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी है, वो तो सवर्ण है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार चाहे तो ग्राउंड रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सवर्ण समाज से हैं। सवर्ण अधिकारी थोड़ा उनसे पूछताछ भी करेंगे, थोड़ी कटसी भी बरतेंगे। लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का पत्रकार गया तो पता नहीं, हम लोग को तो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, बर्मा, भूटान का कह के सीधे जेल में डाल देगा।
लेकिन उसके बाद भी हम कम से कम पब्लिक ओपिनियन लाएंगे, लोगों से जरूर मिलवाएंगे, जिन लोगों का नाम कटेगा उनके गांव में भी नाम जाकर बताएंगे। लेकिन सोचिए बिहार है, यहां उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं, हर गांव में लोगों को मुंह पर याद रहता है हमारे गांव का कौन है कौन नहीं है। इसलिए बड़े लेवल पे जो बेईमानी की कोशिश हो रही है उसमें विपक्षी दलों को अपना पोलिंग एजेंट टाइट रखना पड़ेगा, एक एक नाम और चेहरे का क्रॉस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो बिहार में इतना आसान है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने जितना रायता फैला दिया है, मुझे लगता है कि अब इसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को होगा। मैं पहले से कह रहा हूं, मांझी जी का वोटर, मुकेश सहनी का वोटर, चिराग पासवान का वोटर, अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोटर सबसे ज्यादा इसके चपेट में आ रहा है। लेकिन ये बिहार है, आप यहां रायता फैला के समेट नहीं पाएंगे, रायता और फैल जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार चुनाव आयोग के इस खेल से बीजेपी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और देखिएगा लोग बम्पर वोट भी डालेंगे, लोग नाराज भी हैं, और देश भर से जो बिहार के खासकर शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो बिहार आएंगे भी जरूर। और चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो रही। मेरा सवाल वही है जो मैंने कल पूछा था, अब तक भारत में चुनाव आयोग के इतने अच्छे संबंध केंद्र और राज्य बीजेपी के सरकारों से कभी नहीं थे। बिहार में लालू यादव की सरकार थी तो टीएन शेषन से नहीं बना, ममता बनर्जी से नहीं बनता है, हेमंत सोरेन से नहीं बनता, एसपी डीएम डीजीपी सब साइड किए जाते हैं, नए अधिकारी बनाए जाते हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां वहां चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है कि सबका हिसाब होगा। आप सोचिए, इससे पहले जो पिछले चुनाव आयोग थे, अब जो चुनाव आयोग हैं, क्या इसकी जांच नहीं होगी? मान लीजिए कल कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो रास्ता दिखाया जा रहा है, चपरासी की पोस्टिंग हो या चीफ जस्टिस की तैनाती हो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती की प्रक्रिया हो, एसपी डीएम की नियुक्ति हो, दरोगा की नियुक्ति हो, इनकम टैक्स ईडी की नियुक्ति हो, सब में जाति देखी जा रही है और ये सब अब सब पब्लिक डोमेन में है। अब सोचिए कल सरकार बदलेगी तो जो अगले सत्ता में लोग आएंगे वो भी यही करेंगे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई अमर होने नहीं आए हैं, ज्ञानेश कुमार कोई अमर होने नहीं आए हैं, और इनके बाल बच्चे भी हैं। कल जांच होगी तो जांच तो आगे पीछे होता है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग भी असंवैधानिक काम कर रहे हैं वो सावधान रहें। अगर कल सत्ता बदली, और ऐसा नहीं कि सत्ता इनकी परमानेंट रहेगी, इसी बार जाते जाते बचे हैं, तो ये जो जातिवाद मनुवाद जिनके दिमाग में बैठा है वो भी सावधान रहें। और सत्ता किसी का परमानेंट होता नहीं है। और मानिए कल सत्ता बदल जाएगी तो क्या इससे पिछले चुनाव आयुक्त, वर्तमान वाले चुनाव आयुक्त, ईडी के डायरेक्टर हो, किसके खिलाफ जांच नहीं हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल है, ये तमाम पत्रकार जो सरकार की भाषा बोल रहे हैं और सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्या इनकी जांच नहीं होगी? हम लोग की तो जांच हो रही है, हम लोग असली पत्रकार हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, तो भी जांच हो रही है, तो भी सारे तकलीफें उठानी पड़ रही है, एफआईआर होता है, इनकम टैक्स ईडी की जांच हो रही है। वो तो कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जो माल पीट रहे हैं, जो बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं, बड़ा बड़ा तोहफा कबूल कर रहे हैं, क्या उनकी जांच नहीं होगी? जांच होगी जरूर। और सवाल है कि क्या इनके बच्चे नहीं हैं, इनके परिवार के लोग नहीं हैं? नरेंद्र मोदी के बच्चे नहीं है तो भाई नहीं है? योगी जी के भी तो घर में सब लोग रिश्तेदार हैं। किस तरह की नफरत की राजनीति हो रही है और इस तरह से असंवैधानिक काम हो रहे हैं। ये सब विपक्ष के नेता ऑफलाइन बोलते हैं कि एक बार सत्ता में आने दीजिए, तमाम अधिकारियों का इलाज होगा जो संविधान को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और जाति के लिए। तमाम पत्रकारों का इलाज होगा जो जाति को देखकर और पार्टी को देखकर काम कर रहे हैं। अगर एक बार सत्ता में आ गए तो सबका मुकम्मल और बराबर इलाज होगा। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनका बेटा भी है, कल पोता भी होगा। प्रधानमंत्री, उनके बच्चे नहीं, उनका भाई भतीजा तो है। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। सोचिए जो लोग 1000 साल से जातिवाद कर रहे थे, जिन्होंने जाति बनाया, उनको अंदेशा था कभी कि जिस पर जातिवाद थोप रहे हैं, जिस पर जाति के नाम पर अत्याचार कर ले, कल उनका भी वक्त आएगा? वक्त आ गया।
तो बुद्ध ने कहा है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में 75 साल का मजबूत लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक दायरे में रहकर सारे संगठनों को, सारी सरकारों को, चुनाव आयोग को, सबको काम करना चाहिए। अगर राजनीति के बदले से काम होगी और खासकर इस देश के बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ संवैधानिक तरीके से व्यवहार नहीं होगा तो आगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि पहले जो पर्दा था वो हट गया है। अब न तो कोई मीडिया से डरता है, सबको पता है मीडिया जाति और पार्टी देखकर काम कर रही है। अब जो भी अधिकारी कोई फैसला लेता है उसकी जाति और पार्टी देखी जाती है। हाँ, ये भी है कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार भी है। तो मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र में संविधान ऊपर है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में। सोचिए, जिस दल, कोई भी दल हो, सत्ता में हो, वो तो चाहेगा कि हमारे हिसाब से काम हो। अगर टीएन शेषन ईमानदार थे, जेम्स लिंगदो ईमानदार थे तो लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई करते थे। लेकिन अब क्या स्थिति है कि चुनाव आयोग की भाषा वही है जो सरकार की भाषा है। जो चुनाव आयोग कह रहा है वो बीजेपी का आईटी सेल अमित मालवीय कह रहा है। अब कौन सी परिस्थिति होगी कि चुनाव आयोग से पहले बीजेपी कह देती है चुनाव कब होगा। तो ये सारे सवाल पैदा होते हैं। इसीलिए लगता है लोगों की चुनाव आयोग की भाषा, सरकार, पहले जो चुनाव आयोग होते थे उनका सरकार से 36 का आंकड़ा होता था, और खासकर दलित पिछड़ा अगर चीफ मिनिस्टर होते थे तो उनसे तो और 36 का आंकड़ा होता था। तब चुनाव आयोग ईमानदार कहे जाते थे। लेकिन अब जब बीजेपी और आरएसएस की सरकार है और चुनाव आयोग, उन दोनों का जो एक तरह की भाषा है, इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों में समझौता तो नहीं है। तो जो आरएसएस की जाति है, जो इस सरकार की जाति है, कहीं वो चुनाव आयोग की तो जाति नहीं है, क्योंकि भारत में जाति है जो जाति नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं कि लोकतंत्र मजबूत हो, सबको बराबर की भागीदारी मिले और इस देश में डेमोक्रेसी को बचाइए, क्योंकि उसी में हम सबका भविष्य है। कल आपका बेटा भी प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब डेमोक्रेसी हो। नरेंद्र मोदी भी इसलिए चाय वाला प्रधानमंत्री बन पाए क्योंकि डेमोक्रेसी है। अगर पिछली सरकारों ने इसी तरह से चुनाव आयोग के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लिया होता तो आप सत्ता में नहीं आ पाते, और आप सत्ता में परमानेंट बने रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो जाति और पार्टी देखकर काम कर रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।